अपना सर्टिफिकेट ले रखा है, उससे हम अपना रोजी रोटी को सही ढंग से चला सकें और मरीजों को लाभ दे सकें। तो है ये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो फर्स्ट जो क्लास हुई उसमें हमने फंडामेंटल स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें स्टार्टिंग के वही सारी चीज़ें थी, जैसे उसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ और डॉक्टर काउंट सी रमैटी के बारे में थोड़ा सा ये बताया गया। लेकिन अब ये जो आज सेकंड क्लास है, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने क्लिनिक में मरीज को देखने के बाद आप उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। मेन हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोग कि को पेटेंट के अलावा जो ओरिजिनल प्रैक्टिस है वो कैसे की जा सके। फॉर्मुलेशन पे ध्यान ना देते हुए कि बने बनाए फॉर्मुलेशन हम लें, क्योंकि फॉर्मुलेशन जो होते हैं या पेटेंट जो होते हैं वो 40-45% 50% तक काम करता है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पर्सन टू पर्सन सारी चीज़ें वेरी करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक फॉर्मुलेशन को हम यूनिफॉर्म कहें या हर एक को वो चीज़ उससे लाभ प्राप्त हो, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसी संबंध में मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मैटी साहब ने जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, क्योंकि कोई भी सिस्टम को समझने के लिए उसके प्रिंसिपल, उसकी मोडस ऑफ ऑपरेंडी, वो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही हम यदि आगे बढ़ेंगे समझते हुए, तो हमें फॉर्मुलेशन करने में आसानी होगी। हमें किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा कि कोई हमें फॉर्मूला बता दे और हम फिर वो दे दें, ऐसा ना हो। यही उद्देश्य है। और किसी ने अगर फॉर्मुलेशन बनाया है तो उसके पीछे उन्होंने क्या ऐसा सूत्र डाला जो वो फॉर्मुलेशन बना लेते हैं। यही तो सब लोग समझना चाहते हैं बेसिकली, कि अगर हमने S5C5L1 दिया है और उससे पेशेंट को रिजल्ट मिल रहा है, तो अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो S5C5 की जगह हम और कुछ क्यों नहीं डाल सकते। मतलब ये तमाम प्रकार की क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। तो उसी को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। पूरी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ये जो सिस्टम है, इसको मैटी साहब ने ये एक तो मैंने जो पहले आप लोगों को बताया है कि इसका जो प्रिंसिपल था वो क्या है। हमारे मनुष्य शरीर, ह्यूमन बॉडी में 2 वाइटल फ्लूइड्स काम करते हैं, बहते हैं जीवन भर। एक को हम लिम्फ कहते हैं, एक को हम ब्लड कहते हैं। तो लिम्फ और ब्लड से ही ये पूरा शरीर का न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, वाइटलिटी होती है। इन दोनों में किसी में भी असमानता आ जाए या डिफॉर्मिटी आ जाए या इन्फेक्टिव हो जाए ये, या कमी आ जाए, तो डिजीज़ पैदा होती है। मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनुसार रोग की परिभाषा है कि इन दोनों द्रव्यों में अगर अशुद्धि पैदा हो जाए तो रोग पैदा होता है। शुद्ध हिंदी में ये है। मीन्स अगर हम इंग्लिश में इसको कहें तो 2 वाइटल फ्लूइड्स ब्लड एंड लिम्फ, इफ देयर एनी डिफॉर्मिटी, एनी इनसिमिलरिटीज़ आती हैं तो डिजीज़ विल ऑकर। अब जब ये डिजीज़ पैदा हो गई तो रोग का निर्धारित हो गया कि ये रोग है। तो अब रोग को निदान क्या है, इसमें आई हुई कमी को दूर करना, मतलब इस हीमोस्टेटिस बनाना, उन दोनों को समानता के भाव में लाना, वो निरोगता है। रोग मालूम पड़ गया, निरोग मालूम पड़ गया। अब आते हैं मोडस ऑफ ऑपरेंडी। मोडस ऑफ ऑपरेंडी मतलब कोई भी काम को करने का तरीका। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिया स्क्यूरेंटो, मतलब इस 3 शब्दों में पूरा विज्ञान निर्धारित है। कैसे? मैटी साहब कहते हैं कि हम किसी भी शरीर को हम उसके पर्टिकुलर ऑर्गन से नहीं डिनोट करते। जैसे
मान के चलिए कि मेरा शरीर है, तो मेरे आप इस आँख को ये नहीं कहेंगे कि ये डॉक्टर तिवारी की आँख है। एक आँख या एक कान या एक मुंह, मतलब दो आँख, दो कान, एक मुंह, दो हाथ, दो पैर, मतलब एक यूनिट कॉम्प्लेक्स है, तब ये डॉक्टर तिवारी बने हैं। तो जिस प्रकार से अलग अलग ऑर्गन के को साथ में लेके एक यूनिट बनी है, उसी प्रकार से मेडिसिन भी है। एक मेडिसिन का सिद्धांत यहाँ नहीं है, विभिन्न प्रकार की मेडिसिनों के या प्लांट्स के समूह को एकत्रित करके जो एक औषधि बनी, उससे ही निदान है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिया, कॉम्प्लेक्सेस क्यूरेंटर, कॉम्प्लेक्सिया मतलब कॉम्प्लेक्स बॉडी पे कॉम्प्लेक्स मेडिसिन असर करती है और वही निदान होता है। तो ये एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी हो गई। तीसरा पॉइंट आता है, अब आज का विषय है कि ये तो समझ में आ गया कि ऐसे चलना है, ठीक है, और ये चीज़ रोग हो गया, निदान हो गया, ऐसे चलना है। अब हमको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो उसका विषय है। ये बड़ा आप टेक्निकल बात है, लेकिन इसको जबकि नोट्स बनाने के बजाय आप समझें। नोट्स तो 2 मिनट का काम है कि आप फ़ोटो खींच लें और अपना लिख लें, है ना, समझ लें। समझ लेंगे तो फिर आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई एग्ज़ाम तो आपको देने नहीं है। आपको एग्ज़ाम, असली एग्ज़ाम ही प्रैक्टिकल है कि मरीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। अब देखिए कि पूरा मनुष्य शरीर, पूरे वर्ल्ड में जितने भी मनुष्य हैं उनकी कैटेगराइज कर दिया। किसी बच्चे का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म हुआ, अपनी माता से पैदा हुआ, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि उसके जो माता से उसके गुण पैदा होते हैं। जैसे हमने क्रोमोसोम्स आपने साइंस में पढ़े होंगे, एक्स और वाई। तो जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है वो उसकी माता से उसको मिलता है बच्चे को, ठीक है, और उसकी मतलब माँ को उसकी माँ से मिला। ये एक जो क्रोमोसोमल स्टडी है वो ये इस प्रकार की है। लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम टेम्परामेंट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रकृति होती है। जैसे हम ये कहते हैं कि आपने गुड़ खा लिया, गुड़ की प्रकृति गर्म होती है साहब, प्रकृति कहते हैं ना। वैसे गुड़ सब कोई भी चीज़ है खाने में नॉर्मल है, लेकिन प्रकृति मीन्स जिस जगह की मट्टी। अब जैसे आप अगर हमारे यूपी की तरफ जाएंगे काली मट्टी मिलेगी, आप राजस्थान में आ जाएं आपको पीली मट्टी मिलेगी। और मतलब हर जगह की मट्टी या हर जगह हर व्यक्ति का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को समझाना चाह रहे हैं। जैसे गन्ना बो रहे हैं आप, तो गन्ना हर जगह पैदा नहीं हो सकता, सबकी मिट्टी अलग है। आप केरल साइड में जाएंगे, वहाँ लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो कलर होगा लोगों का वो ब्लैक मिलेगा। वही चीज़ आप सब समझाना चाह रहे हैं कि हर जगह की जो प्लांट्स, पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर जो ऊर्जा होती है वो सब जगह की अलग अलग मिलती है, वही समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम समझ लें तो हमें दवाई को पंचुएट, निर्धारित करने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कि आगे भी किया, वो एक उधर भी है, ये इधर भी है, बैठ जाइए। इसको हम इस प्रकार से समझें कि अगर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार, क्योंकि जैसी प्रकृति होगी उसी प्रकार से उसके रोग भी उत्पन्न होंगे। गर्म प्रकृति वाले को सर्दी जुकाम कम होगा, वात, मतलब अब हम आगे बढ़ते हैं। कैसे कि अगर हम आयुर्वेद में इस प्रकृति की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो 3 प्रकार की प्रकृतियां हैं, वात, पित्त और कफ, ठीक है। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो इन्हीं 3 प्रकृतियों को उसमें बताया गया है, सोरा, सिफिलिस और सिफिलेटिक। सोरा साइकोसिस और सिफिलिस। सोरा
साइकोटिक और सिफिलिस, ये 3 प्रकार की प्रकृति, मतलब इन 3 प्रकार की प्रकृतियों में विश्व के जितने भी लोग हैं वो इन्हीं 3 प्रकार की प्रकृतियों में पाए जाते हैं। आयुर्वेद के मत अनुसार जितने भी पूरे विश्व में लोग हैं वो या तो वात प्रकृति के होंगे या कफ के होंगे या पित्त प्रकृति के होंगे। इसी प्रकार से यदि होम्योपैथी की बात, होम्योपैथी में एक डॉक्टर वोन है, उनका भी एक अपना सिद्धांत है, उन्होंने भी 3 प्रकृतियां बताई हैं, हाइड्रोनाइजेड तो और एक ऑक्सीजनेटाइड और एक कार्बन नाइट्रोजनाइड। तो ये उनकी, ऐसे ही मैटी साहब ने थोड़ा सा अलग भिन्न होते हुए उन्होंने 3 प्रकृति उन्होंने भी बताई हैं। पहला लिम्फेटिक, दूसरा सेंग्वाइन और तीसरा मिक्स्ड। देखिए इसमें बड़ा आसान है समझना। जैसे हम अगर होम्योपैथी से बात करें तो सोरा, साइकोटिक और सिफिलिस, उसको समझना थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा। ये बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि हमारा सिद्धांत बिल्कुल रिलेटेड है, लिम्फ और ब्लड हमारे शरीर। आप इधर उधर मत भटकिए, केवल आप ये मान के चलिए कि मनुष्य शरीर 2 प्रकार के ऊर्जाओं से चलता है, 2 प्रकार के फ्लूइड हैं। एक लिम्फ है, लसिका जिसे कहते हैं, एक ब्लड है जिसको रक्त कहते हैं। लिम्फ जो है फंडामेंटल है, लिम्फ से ही ब्लड बनता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2 प्रकृतियाँ उन्होंने बनाई, एक लिम्फेटिक बनाई, एक सेंग्वाइन बनाई, और इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो मिक्स प्रकृति होती है। अब आप ये समझिए कि लिम्फेटिक हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति या ये पेशेंट लिम्फेटिक प्रकृति का है, सेंग्वाइन ये सेंग्वाइन प्रकृति का है, और मिक्स्ड। तो लिम्फ का वो मैं आपको टेबल पूरी बता दूंगा कि आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये लिम्फ है, लिम्फेटिक। क्योंकि जैसे ही आप प्रकृति पहचानेंगे तो आपका आधा काम हो गया। मरीज को देख के ही आपने कहा ये लिम्फेटिक है भाई, इसकी दवाइयाँ ये निर्धारित हैं। मतलब देखिए आपकी कितना उन्होंने सिस्टम को एक नट शेल में बनाने की कोशिश करी है। अगर आप होम्योपैथी देखें तो होम्योपैथी में तो डायग्नोज करने के बाद आप घूमते ही रह जाएंगे कि कितने उसमें कम से कम आज जो है आज की तारीख में 12,000 से भी ज़्यादा दवाइयाँ हैं, और डायग्नोज करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसको उन्होंने बड़ा सरलीकरण कर दिया है। तो स्टार्टिंग क्या करी हमने कि एक मनुष्य का शरीर 2 वाइटल फ्लूइड से बना है, ब्लड और लिम्फ। इन ब्लड और लिम्फ में यदि कोई कमी आ जाती है तो रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, आप किसी को भी आप डिमॉन्स्ट्रेट कर दें कि भाई क्या है। 2 वाइटल फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में यदि असमानता आ जाती है, डिफॉर्मिटी आती है या अशुद्धि पैदा होती है तो रोग उत्पन्न होता है। इस रोग तो जब रोग उत्पन्न हो गया तो भाई स्वस्थता भी तो कुछ होगी। तो उन्होंने कहा साहब इन दोनों को अगर हम बना दें अपनी दवाइयों के माध्यम से तो निरोग हो गया। भाई ये रोगी हो गया, मान के चलो एक पेशेंट आया वो रोगी है, उसको रोगी हमारे पास आ रहा है, डॉक्टर के पास क्यों आ रहा है? रोग है, उसको तकलीफ है, परेशानी है, उसका रोग का निदान ही तो आप दवाइयों से कर रहे हैं। तो वो दवाइयाँ चूँकि वो एक मॉडर्न सिस्टम की दवाइयाँ हैं, वो केमिकल हैं, उनका एक निर्धारित है, उसकी बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल निर्धारित है। यहाँ आपने रोग का डायग्नोज कर दिया, अपने अल्ट्रासाउंड से, एक्सरे से, ब्लड टेस्ट से रोग का निर्धारण हो गया। साथ में आपको यदि ये मालूम पड़ जाए कि ये किस कॉन्स्टिट्यूशन का है, किस प्रकृति का है, तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये देखो, मैं बिना देख के आप बता दोगे कि भाई ये लिम्फेटिक है, इसको ये चीज़ें होंगी और इसकी ये दवाइयाँ हैं। तो सरलीकरण हो गया, वही इसमें बताने की कोशिश है। तो 2 बातें क्लियर हो गई कि एक तो 2 रोग क्या होता है और रोग का निदान कैसे करना है। अब प्रकृति भी 3 प्रकार की हो गई, एक लिम्फेटिक हो गई, एक सेंग्वाइन हो गई और एक मिक्स्ड हो गई। लिम्फेटिक प्रकृति, उसमें वो मरीज आते हैं या वो व्यक्ति आता है जिसके अंदर लिम्फेटिक टाइप के या लिम्फ के संबंधित जितना भी जो रोग होता है वो लिम्फेटिक टाइप का होता है। लिम्फेटिक में क्या आता है? लिम्फ होता क्या है? लिम्फ जो है एक तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर में ना तो शिराओं में होता है, वेन्स में होता है, ना ही
आर्टरी में होता है, ये काय में होता है, नर्व्स के अंदर होता है या ग्लैंड्स में होता है। जितने भी ग्लैंड्स होती हैं हमारे शरीर में, जो ग्रंथियां हैं, उसमें ये लसिका पैदा होती है। लसिका से ही रक्त पैदा होता है, मीन्स क्या नाम है, ब्लड बनता है, और ब्लड के बाद जब वो इम्प्योर होता है तो वो वेन में जाता है। तो आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड जो है वेन्स में होता है, और लिम्फ काय में होता है, वो ये नर्व्स के अंदर है। तो तीन